हाय बच्चों। तो आज का टॉपिक जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन तो फिर भी ईजियर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब है उस चीज़ को पहचान पाना, आइडेंटिफाई करना सिंपल केसेस में, बोर्ड लेवल के केसेस में तो ईजी होता है, बट कुछ कॉम्पिटिशन टाइप वाले केसेस में या थोड़े टफ क्वेश्चंस में कई बार मुश्किल साबित होता है ना। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को काफ़ी अच्छे से आज डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस पैरेलल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, है ना। बट ये सब करने से पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली बार का जो होमवर्क था, पहला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। क्वेश्चन था कि 10 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी हो सकती है। मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब होती है जब सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज में डाल दिए जाए। तो 6 ओम के अगर 10 रेजिस्टेंस हैं तो टोटल आर मैक्स जो होगा वो 6 ओम को 10 बार ऐड करने पे होगा, 10 टाइम्स, करेक्ट। सो दैट विल गिव यू 60 ओम, है ना। नॉट ए सरप्राइज हियर, सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन भी काफी सिंपल था कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं ऐसे, 30 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं। तो बोला गया करंट बताओ। सबसे पहले ये बात कि जो करंट बैटरी से निकलेगी वही करंट इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी, क्योंकि सीधा रास्ता है करंट के पास। कहीं भी करंट को डिवाइड होने की या मुड़ने की या कहीं और से करंट आ रहा हो, ऐसा कोई भी केस नहीं है। करंट बिल्कुल सीधा तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है। तो जो करंट इस रेजिस्टेंस में, वही करंट पक्का इसमें भी है, वही करंट पक्का इसमें भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो तीनों रेजिस्टेंस जब सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि ये ऐड होकर आ जाएगा 12 ओम। नाउ करंट फ्रॉम द बैटरी इज वोल्टेज ऑफ द बैटरी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आ जाएगा 2.5 एम्पियर, राइट। अब अगर बैटरी से 2.5 एम्पियर करंट निकला है तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस में गया भी कितना है, 2.5, 2.5, 2.5, सिंपल, ठीक है। अगर इनके अक्रॉस वोल्टेज पूछी जाए तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, यानी इसका करंट 2.5 इंटू रेजिस्टेंस 2, तो 2.5 इंटू 2 5 वोल्ट। इसका हो जाएगा करंट 2.5 इंटू रेजिस्टेंस 4, 2.5 इंटू 4 10 वोल्ट। इसका 2.5 इंटू 6 यानी 15 वोल्ट। तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 16 वोल्ट, 15 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी इजी था, है ना, खासकर तब जब पता है कि टॉपिक क्या है। टॉपिक था कि सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चन आएगा, कुछ नया तो हो नहीं सकता, बट फिर भी इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। देखो कई बार ये नॉर्मल सीरीज जैसा नहीं लगेगा, बट अगर सोचोगे अच्छे से बच्चों तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में। कैसे? जो करंट बैटरी से निकली, मान लो आई, वो करंट सीधी जा रही है, 2 ओम में भी वही करंट गई, फिर वो करंट सीधी जा रही है, फिर 4 ओम में भी वही करंट गया, फिर वो सीधा आ रहा है, फिर आर में भी वही करंट आया। तो तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट है, और अगर तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट है मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, करेक्ट, गुड। नाउ करंट दे रखा है क्वेश्चन में 5 एम्पियर। आर इक्विवेलेंट कितना है, 2 प्लस 4 प्लस आर, यानी 6 प्लस आर। नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे हम, I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, करेक्ट। तो 5 एम्पियर इज इक्वल टू 60 वोल्ट अपॉन 5 प्लस आर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 ओम, है ना। 5 प्लस आर को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, सॉल्व कर लो, 7 ओम हो गया। लास्ट होमवर्क वो भी क्वाइट इजी था, कुछ ऐसा था नहीं, बस 3 रेजिस्टेंसेस थे स्ट्रेट बने हुए, कोई भी ब्रांचिंग नहीं थी। मतलब क्लियर था कि अगर कोई ब्रांचिंग नहीं है, रेजिस्टेंसेस सारे स्ट्रेट हैं, जो करंट इससे जा रहा है वही इससे, वही इससे, तो तीनों सीरीज में ही है। ये रेजिस्टेंस 5 आर थी, ये 4 आर थी, ये 4 आर थी, ठीक है। कहा गया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, इन दोनों को मिलाकर वोल्टेज V2 है। तो V1 बाई V2 क्या होगा? इन दोनों को मिलाकर हमें वोल्टेज पूछा गया है, तो हम इन दोनों का इक्विवेलेंट डायरेक्ट ले सकते हैं 8R। तो फिगर एक तरीके से ये बन गया कि ये 5R है और इन दोनों का इक्विवेलेंट 8R है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट उतना ही वोल्टेज कंज्यूम करता है जितना ये दोनों रेजिस्टेंसेस मिलकर करेंगे। तो इनका जो इक्विवेलेंट है 8R वो अकेले V2 कंज्यूम करेगा और ये 5R V1 कंज्यूम करेगा। तो मैंने पिछली बार पढ़ाया था कि सीरीज में V प्रोपोर्शनल टू R होता है, क्योंकि I कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पे रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है बच्चों, 5:8, सो वोल्टेज का रेशियो भी 5:8 होगा। सो V1 बाई V2 विल बी इक्वल टू 5R बाई 8R, मतलब 5:8 आंसर।
ठीक है, तो होमवर्क डिस्कस हो गया। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन क्या है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन बहुत सारे बच्चे गलत बताते हैं, इवन 12th में गलत बताते हैं, 12th से निकल जाने के बाद भी गलत बताते हैं। ठीक है, बच्चे अलग अलग तरह के आंसर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे आंसर देते हैं कि सर जहां पे भी करंट डिवाइड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, दूसरा एक बच्चे डिफिनेशन देते हैं कि सर जहां पे भी रेजिस्टेंस जो है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो वो पैरेलल है। ये डिफिनेशन भी काफी हद तक एक्यूरेट है, बट कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। तो जरा सीखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को कभी ना कभी बताया था बच्चों कि किसी भी रेजिस्टेंस में दो एंड होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना। जैसे ये अगर रेजिस्टेंस है तो इसके दो एंड्स ये हैं, एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है। सिमिलरली एक और रेजिस्टेंस है, मान लो उसके भी दो एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच हो या सेम सेम पोटेंशियल्स पे हो। जैसे कि इस रेजिस्टेंस में इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, और इस रेजिस्टेंस में भी इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस या दोनों रेजिस्टेंसेस के एंड पॉइंट्स में सेम सेम पोटेंशियल्स हैं। अगर ऐसा कभी भी हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में। अब अगर पोटेंशियल सेम है, V1 सेम है, V2 सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही होगा। जैसे अगर ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 8। ये भी 10 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 8। तो जब पोटेंशियल ही सेम है दोनों एंड पॉइंट्स के, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पक्का सेम होगा। लेकिन ध्यान से सुनना बात को, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल सेम हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है। अब हम सोचेंगे तो हमें तो यही लगेगा कि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। 10 - 5 5 है, 20 - 15 5 है। सो बोथ रेजिस्टेंसेस हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंसेस अभी पैरेलल में नहीं कहे जाएंगे। क्यों नहीं कहे जाएंगे? क्योंकि भले पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मगर एंड पॉइंट्स का एग्जैक्ट पोटेंशियल अलग अलग है। ये 10 और 5 के बीच में, ये 20 और 15 के बीच में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम भले हो बट पोटेंशियल अगर अलग अलग हो जाए तो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। स्कूल में ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, स्कूल में तो वही लिखना जो स्कूल वाले लिखवा रहे हैं, बट एक्यूरेट डेफिनेशन यही होगी कि व्हेन मल्टीपल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड across two points of same potentials, then they are said to be in parallel combination, है ना, parallel combination। Is this okay? तो हम इसको पहचानना सीखेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोग को याद करा दूं कि किसी भी सिंपल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हम मानकर चलते हैं, है ना, आइडियली। तो अगर कोई भी ऐसा एक मान लो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, इस तरह से कनेक्टेड है बच्चों। मतलब यहां से यहां तक ये पूरा सिंपल वायर है, यहां से यहां तक ये सिंपल वायर है, ठीक है। अगर मान लो बच्चों कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, या इस पॉइंट का पोटेंशियल चलो मान लेते हैं चलो V, ओके। तो ये एक पूरा सिंपल वायर है। जब तक सिंपल वायर होती है पोटेंशियल चेंज नहीं होता। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V, यहां भी पोटेंशियल V, यहां भी पोटेंशियल V, यहां भी पोटेंशियल V, यहां भी पोटेंशियल V होगा, करेक्ट। रेजिस्टेंस जहां आ गया पोटेंशियल चेंज हो सकता है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है V', तो इधर भी सिंपल वायर है पूरा। जब तक सिंपल वायर दिख रहा है तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो अगर यहां V' है तो इधर भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल V' ही होगा। तो ये रेजिस्टेंस भी किस किस पोटेंशियल के बीच में है? V और V' के बीच में। ये रेजिस्टेंस भी किस किस पोटेंशियल के बीच में है? V और V' के बीच में। तो हम कहेंगे कि R1 R2 दोनों पैरेलल में। सिंपल, ठीक है। तो एक बात समझ लो कि किसी भी ऐसे दो पॉइंट्स
जिनके बीच में एक ऐसा रास्ता ढूंढ सके हम जिसमें सिर्फ वायर ही हो, बीच में कोई रेजिस्टेंस ना आए उस रास्ते में, तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर यहां पे बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाता तो फिर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होता। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। जैसे मान लो एक ऐसा सर्किट बना हुआ है, ठीक है। अब कहा गया कि यार ये तीनों रेजिस्टेंसेस किस कॉम्बिनेशन में, जरा सोचो, सोचते हैं। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, ठीक है, कूल। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो बी है खुद से, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी। तो ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में हो गया, ए और बी के बीच में, क्योंकि अगर यहां का ए है तो यहां भी ए होगा, यहां का बी है तो यहां भी बी होगा, तो ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में हो गया। अच्छा, यहां का पोटेंशियल अगर बी है तो यहां का पोटेंशियल बी ही होगा, तो यहां का पोटेंशियल भी बी ही होगा, क्योंकि सिंपल वायर ही है बीच में। किसी भी दो पॉइंट जिनके बीच सिर्फ वायर्स का एक रास्ता हम बना सके तो उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। तो यहां बी तो यहां भी बी। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी तो इस पॉइंट का भी बी, क्योंकि यहां भी बीच में सिर्फ वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये R1 भी ए और बी के बीच में, R2 भी ए और बी के बीच में, R3 भी ए और बी के बीच में। तो जब तीनों रेजिस्टेंसेस सेम सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, तो हम कहेंगे R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, यही पहचान पाना सबसे मुश्किल काम है। एक बार ये पहचानना सीख गए तो फिर तो फॉर्मूला ही है यार, उसमें कुछ है नहीं ऐसा, है ना। जैसे मान लो एक ये कॉम्बिनेशन है, इस तरह का बोर्ड्स में नहीं आएगा, बोर्ड्स में तो ऐसा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो अजीब सा लग रहा है देखने में, सोचना इसके बारे में, जरा सोचो एक बार वीडियो को पॉज करके कि ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है क्या, और अगर है तो कैसे, ठीक है ना। मैं दिखाता हूं। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी एक रास्ते से सिर्फ सिंपल वायर से कनेक्टेड है। इस रास्ते से रेजिस्टेंस भी है, मगर मैंने अभी कहा था ना, किसी भी दो पॉइंट में अगर हम एक भी ऐसा रास्ता ढूंढ सके जिसमें सिर्फ वायर ही वायर हो, उस पूरे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ना आए, सिर्फ वायर आए, तो फिर उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है तो इस रास्ते के थ्रू अगर हम जाएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए ही हो गया, ठीक है। किसी भी एक रास्ते से अगर सिर्फ वायर आ रहा है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सिमिलरली मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, मान लिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी ही हो गया। अब जरा सोचो बच्चों, R1 रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। R2 रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में, बी और ए के बीच में या ए और बी के बीच में, बात तो सेम ही है। R3 रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो R1, R2 और R3 तीनों ए बी और ए बी के बीच में, मतलब R1, R2, R3 फिर से किसमें हो गए बच्चों, पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा इतने सिंपल हो कि करंट डिवाइड हो जाए, आराम से पता चल जाए, जरूरी नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला भी हो सकता है, इस तरह का या इस तरह का, तो थोड़ा सा सीखना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप पैरेलल कॉम्बिनेशन कब है इस चीज को आप लोग पहचान लोगे। स्कूल में तो सबसे सिंपल वाला आएगा, इसी टाइप वाला, इस टाइप वाला, तो वो तो आप लोग समझ ही जाओगे, है ना। बट कॉम्प्लिकेटेड वाले भी आई होप आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की आर इक्विवेलेंट निकालना, उस पर कैलकुलेशंस करना, ये सब सीखेंगे। तो आप लोगों को अगर अभी काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, इफ यू लर्न समथिंग, है ना, इफ यू एंजॉयड लर्निंग दिस, ट्राई टू शेयर दिस चैनल, दीज लेसन्स टू योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड टेल देम कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड आई होप आप लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो फिर इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा या एक बेल का साइन बना हुआ होगा, उसको आप क्लिक कर लो ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सको एंड रेगुलर नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिलता रहे, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं, ठीक है। मान लो दो रेजिस्टेंसेस हैं ऐसे ऐसे, अभी सिंपल सा केस बना रहे हैं, ठीक है, कि दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2, दिख ही रहा है कि दोनों पैरेलल में, कोई पंगा नहीं है उसमें। तो बोला गया है कि इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अब आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। मान लो अगर करंट यहां पे आई आ रहा है, तो ये पूरा करंट जो है, अब इस करंट को दो रास्ते मिल गए, कुछ लोग चल रहे थे उनको दो रास्ते मिले, तो कुछ लोग इस रास्ते से निकल गए, कुछ लोग इस रास्ते से निकल गए बेसिकली। तो अगर करंट आई आ रहा था तो कुछ करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू चला गया I1, कुछ करंट इस रास्ते के थ्रू चला गया I2, ठीक है। अब अगर दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो मतलब उनके बीच का, उनके रेजिस्टेंसेस के एंड्स का पोटेंशियल सेम है।
और अगर एंड के पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही होगा, राइट। तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेट देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ठीक है। अब यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है ये बताता हूं। इक्विवेलेंट का मतलब ये है बच्चों कि इस R1 और R2 के कॉम्बिनेशन को हम एक अकेले ऐसे सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ऐसे सिंगल R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं कि वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम खाए। मतलब ये दोनों मिलकर पोटेंशियल डिफरेंस कितना खा रहे थे, ये भी V खा रहा था, ये भी V खा रहा था, तो ये भी V ही खाए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो V ही हो। और ये दोनों मिलकर टोटल जितना करंट पास करा रहे थे I1 प्लस I2, उतना करंट ये अकेले पास करा दे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 करंट ये अकेले पास करा दे। तो यहां पे R इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि पूरे कॉम्बिनेशन को हम अकेले किस रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए टोटल करंट सेम आए। ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर टोटल करंट जितना फ्लो करा रहे हो, ये रेजिस्टेंस अकेले ही उतना करंट फ्लो करा ले, ठीक है। तो इनके R इक्विवेलेंट का प्रूफ हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये फिगर भी बना लेना स्कूल में जब भी प्रूफ आए। देखो ओम्स लॉ लगाते हैं भाई। ओम्स लॉ, इस फिगर में I1 विल बी इक्वल टू, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो I1 विल बी इक्वल टू V बाई R1, करेक्ट। एंड इस रेजिस्टेंस में I2 विल बी V बाई R2, नो बिग डील। और इस रेजिस्टेंस में I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। अब अभी हमने कहा था कि इक्विवेलेंट का मतलब ही यही है कि जितना ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर टोटल करंट ला रहे हैं I1 प्लस I2, उतना रेजिस्टेंस उतना करंट ये अकेले ले आए। मतलब इसका करंट अकेले का शुड बी इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस करंट, सो I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। सो I इज इक्वल टू हम I1 प्लस I2 पुट करेंगे। अब हम I की जगह ये है ना, तो V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2, V सारे कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आई होप इट इज ओके। तो प्रूफ आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा होपफुली, है ना। अब इस पे हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। पहला पॉइंट कि दो रेजिस्टेंसेस के लिए कई बार इजी कैलकुलेशन करने के लिए फॉर टू रेजिस्टेंसेस हम इसको पलट कर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को सॉल्व करके कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। इसको सॉल्व करोगे आप फ्रैक्शंस का एडिशन टाइप से, फिर रिवर्स करोगे तो इतना आ जाएगा। तो दो रेजिस्टेंस जब भी हो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, कोई पंगा नहीं है। और अगर दोनों R इक्वल हो गए तो R इक्विवेलेंट अपने आप हाफ हो जाता है, R/2 हो जाता है। ये भी दिमाग में रख सकते हो कि 6 ओम पैरेलल में है तो कितना बन जाएगा, तो 3 ओम, सिंपल। तीन रेजिस्टेंसेस हो तो कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता, तो फिर आपको इसी तरीके से लंबे से करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस, 3 हो 4 हो, हम लिख सकते हैं उसके लिए 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 सो ऑन, ठीक है। तीसरी बात कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि कभी भी आप लोगों को कुछ रेजिस्टेंसेस दिए जाएं और कहा जाए कि इनको यूज करके मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बना सकते हो, तो हम उन सबको सीरीज में लगा देंगे, ये मैंने बताया था। इस बार मैं ये कह रहा हूं कि कुछ रेजिस्टेंसेस अगर आपको दिए जाएं और कहा जाए कि उनको यूज करके मिनिमम कितना रेजिस्टेंस हो सकता है, ओके, तो आप उनको पैरेलल में लगा दोगे, सिंपल, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव्स मिनिमम पॉसिबल R इक्विवेलेंट, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट, है ना। यहाँ पे वैल्यू लिखा है मैंने, ओके। अगर आप लोगों को कहा जाए कि यार 4 ओम के मेरे पास 10 रेजिस्टेंस है, बताओ मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो सभी 4 ओम को तुम पैरेलल में लगा दो, फिर देखो मिनिमम क्या आ रहा है, वही मिनिमम होगा, ओके। लास्ट पॉइंट जो कि सबसे आसान भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, मतलब सबसे आसान तो नहीं कहूंगा मैं, बट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इजी ही है कि मान लो कि कुछ रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में, मान लो अभी फिलहाल के लिए 2 ही हैं, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या सेम है बच्चों। अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका करंट सेम होता है, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, राइट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। अब अगर इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है,
ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है या I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, करेक्ट। ठीक है, अब दोनों का V सेम है तो हम कह सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, कब? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, विच मीन्स कि अगर हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू R2 बाई R1, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि एक रेजिस्टेंस अगर दूसरे से डबल है, R1 अगर R2 से डबल है तो I1 I2 का हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ, रेजिस्टेंस 3 गुना तो करंट 3 गुना कम, रेजिस्टेंस 5 टाइम्स ज्यादा तो करंट 5 टाइम्स कम, इस तरीके से। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ये लेसन अभी 5-10 मिनट और चलेगा, है ना। तो आज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड सवाल और होमवर्क होंगे। फिर अगले लेसन में, जो कि पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होगा, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा लर्निंग वाला लेसन होगा, उसमें हम सीरीज पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन करेंगे, वो भी काफी अच्छे अच्छे, है ना, कुछ खतरनाक वाले भी करेंगे। तो अगला लेसन जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी दिखाना, है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे जो कि काफी सिंपल है, कि इन 3 रेजिस्टेंसेस का आर इक्विवेलेंट निकालो। कहने की जरूरत नहीं है कि तीनों पैरेलल में ही है, दिख ही रहा है ना, कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तीनों फंसे हुए हैं। 4 ओम भी ए और बी के बीच में, 6 ओम भी ए और बी के बीच में, 12 ओम भी ए और बी के बीच में, तो तीनों पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मुला यूज करेंगे? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब फ्रैक्शंस का एडिशन है, 4, 6, 12 का एलसीएम 12 ही होता है, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 6 बाई 12 यानी 1 बाई 2 आ गया। अब कई बार क्या करते हैं ना कि बच्चे बेवकूफ़ी करके आंसर लिख देते हैं 1 बाई 2 ओम, जो कि गलत है, क्योंकि ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इतना आया है। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट अगर 1 बाई 2 ओम आया है तो आर इक्विवेलेंट 2 ओम हो जाएगा, इसको भी रिवर्स करोगे। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी मत करना, अदरवाइज स्कूल में भी नंबर कटेंगे और कॉम्पिटिशन में भी नंबर कटेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखना इस बात का। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, दिख रहा है कि पैरेलल में है ना। कहा गया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये आई की वैल्यू कितनी होगी? जरा सोचो, अभी मैंने कुछ फंडे, कुछ बातें बताई थी, उसके हिसाब से क्या हो सकता है आंसर। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ट्राई करो खुद से, फिर सॉल्यूशन देखना, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो पहले। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 18 ओम है, ये 6 ओम है, तो ये रेजिस्टेंस इससे 3 गुना कम है। अगर रेजिस्टेंस 3 गुना कम है तो करंट 3 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे भी हमने यही पढ़ा है ना, मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को रोकने वाला चीज। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, करंट उतना कम, तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रेजिस्टेंस कम तो इसमें करंट ज्यादा होगा। नो, रेजिस्टेंस इससे 3 गुना कम है तो करंट 3 गुना ज्यादा होगा। इसलिए अगर इसी फिगर में मैं सॉल्व करूं तो ये 2 एम्पियर है, तो ये करंट 3 गुना ज्यादा, मतलब 6 एम्पियर हो जाएगा। अब किरचॉफ्स करंट लॉ याद है ना, इस पॉइंट पे करंट निकल कितना रहा है, इधर 6 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, तो आया कितना होगा? 8 एम्पियर। सो आंसर इज 8 एम्पियर, सिंपल। ठीक है, इसको अगर लंबा करके सॉल्व करना हो तो ऐसे मान लो कि इसमें करंट आई डैश है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस का दूसरा तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इन दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से होगा आई डैश इंटू 6 ओम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 एम्पियर इंटू 18 ओम, और ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो आई डैश सॉल्व करके आ जाएगा 6 एम्पियर। एक बार 6 एम्पियर आ गया, फिर से किरचॉफ्स करंट लॉ लग गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन ये है कि पूरे सर्किट का करंट निकालो, फिर हर रेजिस्टेंस का भी करंट निकालो। पहली बात कि क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, बट मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो टफ क्वेश्चंस में भी अप्लाई हो, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन में आप सही करो फिर फ्यूचर में जितने टफ वाले क्वेश्चन आए उनमें गलत कर दो। क्योंकि अधिकतर स्कूल में जिस तरह से मेथड बताया जाता है उसमें बच्चे यही करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ के आते हैं, उनके बाद उनसे सवाल कराओ तो वो हर चीज में क्या करेंगे, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस करते जाते हैं, करंट निकलता चला जाता है। क्योंकि स्कूल में ये वाला क्वेश्चन कराते हैं तो उनको लगता है कि हमेशा ऐसे ही करना है। तो मैं आपको जनरल मेथड सिखाऊंगा, ऐसा मेथड जो हर जगह काम है। वो मेथड ये है कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा। मैंने बताया था कि आई इज इक्वल टू हमेशा लिख सकते हैं V बाई आर इक्विवेलेंट, और ये सिर्फ तब ट्रू होता है जब आई का मतलब क्या हो, आई का मतलब हो वो करंट जो बैटरी से निकल रहा है। फिर वो करंट किस रेजिस्टेंस में कितना जा रहा है हमें नहीं पता, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट।
है ना। तो सबसे पहले तुम्हें टोटल करंट निकालने के लिए इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4, है ना। यह आ जाएगा 12 कॉमन लेकर 2 प्लस 4 प्लस 3, सो 4 प्लस 2 6 3 9, तो 9/12, सो आर इक्विवेलेंट आ गया 4/3 ओम, राइट। तो यहाँ पे 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4/3 ओम पुट करो, ये टोटल सॉल्व करके आ जाएगा 9 एम्पियर। तो टोटल करंट हो गई बच्चों 9 एम्पियर। अब हम ये सोचेंगे कि जो करंट 9 एम्पियर का यहां से निकला है वो आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहां तक भी 9 एम्पियर ही गया होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इस करंट के पास 3 रास्ते हैं, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो किसमें कितना करंट गया होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से सोचकर समझकर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में तो इजी है, इसलिए इजी है क्योंकि अगर बैटरी के अक्रॉस 12 वोल्ट है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, क्योंकि सिंपल वायर वायर है बीच में। तो अगर बैटरी के अक्रॉस 12 वोल्ट है तो इनके अक्रॉस भी 12 ही होगा, राइट। तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट। तो इसका करंट हो जाएगा 12/6 2 एम्पियर, इसका करंट हो जाएगा 12/3 4 एम्पियर, इसका करंट हो जाएगा 12/4 यानी 3 एम्पियर। आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इतना सिंपल नहीं होता कि मान लो यहाँ 12 वोल्ट है लेकिन यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहा, तो फिर क्या करते वो हम अगले लेसन में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिंपल तरीके से सॉल्व करो, बट याद रखना कि टोटल करंट निकालने के लिए सर्किट का हम हमेशा एक ही काम करते हैं इस लेवल पे। क्या करते हैं? आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पूरे सिस्टम का, उसके बाद I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट से हम टोटल करंट इन द सर्किट निकालते हैं। वो करंट जो बैटरी से निकला है, फिर वो करंट कहां कहां गया वो हम खुद से सोचेंगे, ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेसन टू लर्न सच क्वेश्चन जिसमें ये दोनों तीन तो पैरेलल में है ही, बट इनके साथ एक और सीरीज में आ जाए, या इधर भी एक सीरीज में आ जाए, या सीरीज पैरेलल के बहुत सारी मिक्स्ड अप सर्किट हो, उलझने बनी हुई हो बहुत सारी, कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। तो सर के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने के लिए अगला लेसन जरूर देखना, ठीक है। अभी होमवर्क नोट कर लो इस लेसन का, मैं कोशिश करूंगा अगला लेसन में जल्दी ही अपलोड कर सकूं। ओके बच्चों, तो वीडियो को पॉज करते रहो और ये होमवर्क नोट करते रहो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यह थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस, इसमें I और I1 निकालना है, इसमें I1 और I2 निकालना है, और ये है फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चंस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसे क्वेश्चन स्कूल्स में आते रहते हैं, तो इनको जरूर कर लेना अच्छे से, सिंपल है काफी, मैंने करवाया भी है ऐसा भी। और सिक्स्थ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन स्कूल में आते नहीं बट सोचना, क्योंकि सिंपल ही है ये भी, अगर शुरुआत में जो मैंने पढ़ाई थी आज बातें वो अच्छे से आपने सीखा हो तो फिर काफी सिंपल है। Okay, so if you haven't subscribed this channel, subscribe it and tell your friends to follow this channel, subscribe it as well, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा बहुत कुछ। एंड अब वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कर देना यार, अगर कुछ कमेंट करना हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, या चीज़ फिर से बता दिए, इस तरह के सवाल और ज़्यादा करा दीजिए, ऐसा कुछ भी आपकी रिक्वेस्ट हो जो मैं करूँ तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से हेल्प मिल सके आगे सीखने में, तो यू कैन कमेंट इट ऑल्सो। ओके, बाय।